तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों के साथ में डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स में एसिम्प्टोटिक नोटेशंस को आज मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। तो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपके साथ में बेसिक जो है डेटा स्ट्रक्चर्स का हमने आपके साथ में डिस्कस किया था। हमने आपको डेटा स्ट्रक्चर्स के पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था कि क्यों हमको नीड पड़ी, क्या उसका एडवांटेज है, और उसमें जो हम एल्गोरिथम्स यूज करते हैं उसका क्या मतलब है। तो हमने वो सारी चीज़ें आपके साथ में बहुत डीपली और डिटेल में डिस्कस। तो आज हम उसके आगे का पार्ट, चूँकि हम आपसे जो लास्ट सेक्शन में डिस्कस कर रहे थे, मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूँ आपको कि जब हम एक प्रोग्राम को देख रहे थे, हमने एक प्रोग्राम आपके साथ में लिया हुआ था। एल्गोरिथम एक तो हमारा जो है प्रोग्रामिंग में एक एग्जांपल हमने लिया था कि किस तरह से हम एल्गोरिथम को डिज़ाइन करते हैं। एंड देन इसके बाद में मैंने आपके साथ में एल्गोरिथम्स की जो कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का तरीका होता है वो जो है कैसे निकालते हैं। तो ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और हमने आपके साथ में एक चीज़ और बात की थी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। इन सभी चीज़ों को निकालने के लिए हमको कुछ नोटेशंस की नीड होती है, और वही आज हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं। अब हम जाएंगे एसिम्प्टोटिक एनालिसिस। तो थोड़ा आप लोग इस बात पर गौर करना कि हम लोग कैसे निकालेंगे और इस चीज़ को हम कैसे अपने डेटा स्ट्रक्चर्स में इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप लोग बस बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हमको देखने में लगता है, बाकी बहुत इजी है एसिम्प्टोटिक एनालिसिस। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे कि थोड़ा आप लोग अगर ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को तो मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आती। चलिए, तो बेसिकली एसिम्प्टोटिक एनालिसिस होता क्या है। वी नो दैट डेटा स्ट्रक्चर इज द वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डेटा एफिशिएंटली। हम जानते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा रास्ता है डेटा को मतलब ऑर्गेनाइज करने का जो हम एफिशिएंट तरीके से कर सकते हैं, एंड दैट एफिशिएंसी इज मेजर्ड ईदर इन टर्म्स ऑफ द टाइम और स्पेस। जो हम कल बात कर रहे थे आपसे कि हमको दो बातें ध्यान देनी पड़ती हैं, एक तो टाइम कितना लग रहा है और एक स्पेस कितना ले रहा है। ओके, so the ideal data structure is a structure that occupies the least possible time to perform all its operations and the memory space। हमारा आइडियल डेटा स्ट्रक्चर वही है जो लीस्ट टाइम ले, यानी जो कम से कम समय ले और कम से कम हमारी मेमोरी को कंज्यूम करे। ठीक है, so our focus would be the finding the time complexity rather than space complexity, and the finding the time complexity we can decide which data structure is the best for an algorithm। यहाँ पर हम आपसे बात करने वाले हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज को अभी हम नहीं करेंगे डिस्कस। अभी हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को लेकर के, और उसके बाद में हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में जो भी डेटा स्ट्रक्चर को आपके साथ में ले रहे हैं उसमें से कौन सा बेहतर है। ठीक है, एल्गोरिथम के लिए जो भी हम डेटा स्ट्रक्चर आपके लिए ले रहे हैं, हम अपने प्रोग्राम में ले रहे हैं, उनमें से कौन सा बेहतर है। ठीक है, सो द मेन क्वेश्चन अराइजेस इन आवर माइंड दैट ऑन व्हाट बेसिस शुड बी कंपेयर द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। यानी हमारे दिमाग में पहला प्रश्न तो ये आता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को किस बेसिस पे या उसका बेस क्या होना चाहिए जिसको हम कंपेयर कर पाएँ, जिसको हम एनालिसिस कर पाएँ डेटा स्ट्रक्चर। अब देखिएगा, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैन बी कंपेयर्ड विद द ऑपरेशन परफॉर्म ऑन देम। जो भी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए निकालेंगे तो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उन पे। लेट्स कंसीडर अ सिंपल एग्जांपल। ठीक है, अभी एक सिंपल एग्जांपल के द्वारा हम आपको बताएंगे कि कैसे हम इसको मेजर करेंगे, राइट। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम आप लोगों में से किसी को भी नहीं होगी। नाउ सपोज वी हैव एन एरे ऑफ द 100 एलिमेंट्स। अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ, तो थोड़ा ध्यान लगाइएगा। सपोज वी हैव एन एरे ऑफ द 100 एलिमेंट्स। मेरे पास में 100 एलिमेंट्स का एरे है, एंड वी वांट टू इंसर्ट अ न्यू एलिमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द एरे।
हम चाहते हैं कि हमारे 100 एलिमेंट्स का एक एरे है। मान लीजिएगा हमारे पास में 100 एलिमेंट्स का एक एरे, ये 1 है, मान लीजिएगा ये 2 है, ये 3 है, और ये मान लीजिएगा 99 और ये 100, और ये डॉट 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 है, इसके बीच में 100 एलिमेंट्स हैं हमारे पास में इस एरे में। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास में 100 एलिमेंट्स का एरे है। मान लीजिएगा हमने उसमें डिसाइड कर दिया ए ऑफ 100, ठीक, ओके। ये हमारे पास में ए ऑफ 0 है। अब हम चाहते क्या हैं, हम चाहते ये हैं कि हम एक एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हैं शुरुआत में। मान लीजिएगा हम यहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको करना ये पड़ेगा कि हमको फर्स्ट नीड, देखिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात, दिस बिकम्स अ वेरी टेडियस टास्क, फर्स्ट नीड टू शिफ्ट द एलिमेंट्स टुवर्ड्स टू राइट। अगर हमको यहाँ पर कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है, मतलब कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको कहाँ करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा, हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, यस, तभी हम अपना पहला एलिमेंट इसमें एरे में इंसर्ट कर पाएंगे। सो वी विल ऐड न्यू एलिमेंट एट द स्टार्टिंग ऑफ द एरे। हमको पहला एलिमेंट यहाँ ऐड करना है, तो बाकी के एलिमेंट्स को आपको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा, ओके। ये है एरे में। वहीं अगर हम किसी लिंक लिस्ट को कंसीडर करेंगे, दूसरे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। अब मैं दूसरे एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज वी कंसीडर द लिंक लिस्ट एज अ डेटा स्ट्रक्चर। देखिए डेटा स्ट्रक्चर में दूसरा हम जो डेटा स्ट्रक्चर यूज करने वाले हैं वो करने वाले हैं लिंक लिस्ट। सो लिंक लिस्ट में अब हम वही चीज करने वाले हैं, जैसे कि हमको ऐड द एलिमेंट एट द बिगिनिंग, हमको शुरुआत में लिंक लिस्ट की शुरुआत में हमको कोई एलिमेंट को ऐड करना है। सो द लिंक लिस्ट कंटेन 2 पार्ट्स। मैं आपको बताया था लिंक लिस्ट कंटेन 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज डेटा एंड सेकेंड थिंग इज एड्रेस। ये है हमारी लिंक लिस्ट, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं नोड, पूरे को क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, सो वी सिंपली एट द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड इन द न्यू नोड। जो भी पहला एलिमेंट होगा हमारी लिंक लिस्ट का, जैसे हमने मान लीजिएगा एक ये लिंक लिस्ट है, ये लिंक लिस्ट है, और एक ये लिंक लिस्ट, सभी आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। और मान लीजिएगा ये इसमें D1 है, डेटा 2 है और डेटा 3 है, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिएगा एड्रेस में P1 पॉइंटर के थ्रू रख लिया हमने, कोई P1 है एड्रेस, P2 है और P3 है, ठीक है। सपोज दैट अभी हमने माना है, तो यहाँ पर ये एड्रेस वाला जो पार्ट है, ये एड्रेस वाला पार्ट है, ये एड्रेस वाला पार्ट है, यहाँ पर ये एड्रेस वाला पार्ट है और ये डेटा पार्ट है, ठीक है। अब मुझे ये मान लो मेरा पहला फर्स्ट लिंक लिस्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। मैं चाह रहा हूँ कि बिगिनिंग में हम एक नोड एंटर करूँ, एक नोड ऐड कर दूँ। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले का एड्रेस हमें जो नई नोड हमने बनाई है उसमें रखना पड़ेगा, राइट। सो द एंड हेड पॉइंटर विल नाउ पॉइंट टू द न्यूली एडेड नोड। अब यहाँ पर हेड होगा, यहाँ पर हेड होता है, हेड पॉइंटर एक होगा जो पूरी लिंक लिस्ट को जोड़ के रखेगा, यानी उसी से आगे वाली लिस्ट सारी जुड़ती चली जाएंगी। अभी आप लोग थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा, लिंक लिस्ट में कुछ भी नहीं है। लिंक लिस्ट में भाई सीधी सी बात है, ये आप ऐसा अज्यूम करिए कि जैसे मैं ट्रेन के डब्बे आपने देखे हो, उसमें इंजन जो है वो क्या है, इंजन क्या है, इंजन क्या है, हेड है। अगर इंजन नहीं होगा तो हमारे डिब्बे को कोई मतलब नहीं है, मतलब हम ट्रेन नहीं चला पाएंगे। इसलिए हमारे पास में भी सेम थिंग कि लिंक लिस्ट में भी ऐसा ही होगा कि मान लीजिएगा अगर हमें 100 एलिमेंट के लिए लिंक लिस्ट बनानी है, तो पहला एक लिंक लिस्ट ऐसी होगी, ठीक है। नंबर 1 जो है, जो हमारा हेड लिंक लिस्ट होगी, उसमें क्या होगा, उसके अगले वाले का एड्रेस होता है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि इसका एड्रेस, इस वाले का जो एड्रेस है वो यहाँ होगा, तो ये इससे जुड़ गई। इस वाले का एड्रेस यहाँ होगा, तो ये इसको इससे लिंक कर दिया, ठीक है ना। ऐसे ही हमने इस वाले का एड्रेस जो हमने नया नोड बनाया है उसमें डाल दिया, डेटा तो इसका होगा
और उसमें हमने एड्रेस डाल दिया। जो एड्रेस डाल दिया तो ये पॉइंट करने लग जाएगा, ये पॉइंट करने लग जाएगा किसको, जिसका एड्रेस हमने डाला है, जिसका भी एड्रेस हमने डाला। तो अब हेड कौन हो गया, ये हो गया। अभी हम सब बताएंगे आपको, बस आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि हेड पॉइंटर क्या होगा। ठीक है, पॉइंटर भी मैंने आपके साथ में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो पॉइंटर से आप लोग काफ़ी अवेयर होंगे। सो एंड हेड पॉइंटर विल नाउ पॉइंट टू द न्यूली एडेड नोड। So therefore we conclude that adding the data at the beginning of linked list is the faster than array। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लिंक लिस्ट में कोई भी कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन नहीं होता है। लिंक लिस्ट में मैंने आपको बताया था कि एक नोड यहाँ पड़ा हुआ है, एक नोड यहाँ पड़ा हुआ है, एक नोड मान लो हमारा यहाँ कहीं पीछे पड़ा हुआ है। हमको क्या करना होता है, हमको सिर्फ डेटा और एड्रेस पार्ट रखना होता है। जहाँ हमने उसका एड्रेस रख दिया दूसरे नोड का तो वो उससे लिंक हो जाएगी। ठीक है ना। एरे में क्या होता है, एरे में हम ऐसे मान लें कि लीनियर अरेंजमेंट होता है। हमको अगर कोई भी एलिमेंट यहाँ ऐड करना है तो उसको शिफ्ट करना पड़ेगा, तो पूरे एलिमेंट्स को हमको शिफ्ट करना पड़ेगा, जो कि टाइम कंज्यूमिंग है सबसे ज़्यादा। लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं है। लिंक लिस्ट में हमने क्या किया, कोई भी एक नया नोड बना दिया और जिससे भी लिंक करना है उसका हमने एड्रेस डाल दिया। ठीक है ना। सो इन दिस वे वी कैन कंपेयर द डेटा स्ट्रक्चर एंड सेलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल डेटा स्ट्रक्चर परफॉर्मिंग द ऑपरेशन। इस बाद में हम कौन सा डेटा स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, कौन से ऑपरेशन में परफॉर्म करेंगे। ठीक है, यही सारी चीज़ें हम आपको बताना चाह रहे हैं। इज इट क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी बात, आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ तक जो मैंने आपको पार्ट बताया, बहुत सिंपल बात मैंने आपको बताई है, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताई है। लिंक लिस्ट को आप एज्यूम करिएगा कि मैं एक ट्रेन डिज़ाइन कर रहा हूँ, जिसमें हमारे पास में इंजन है जो कि हेड पॉइंटर होगा, और इंजन में आप देखते होंगे कि एक के पीछे एक जो हमारे डिब्बे होते हैं वो लिंक होते चले जाते हैं, जुड़ते चले जाते हैं। ठीक है, और एरे जो है हमारा एक कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन है। ठीक है ना, कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन है जिसमें हमको अगर कोई एलिमेंट को ऐड करना है इन बिगिनिंग, तो हमें सारे एलिमेंट को राइट में शिफ्ट करना पड़ेगा, तभी हम उसमें एलिमेंट को ऐड कर पाएंगे। जबकि लिंक लिस्ट में हम एक नया नोड बना देंगे और नए नोड में हमारा जो भी हम डेटा रखना चाह रहे हैं वो डेटा रख देंगे, और पहले वाले जो नोड को जो जो फर्स्ट लिंक लिस्ट का जो हेड पॉइंटर होगा उसका एड्रेस रख देंगे, तो अब वो हेड पॉइंटर हो जाएगा और वो हमारे एलिमेंट में हो जाएगा। मुझे लगता है कि अब ये बात क्लियर हो गई होगी। हाउ टू फाइंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और रनिंग टाइम फॉर परफॉर्मिंग द ऑपरेशन। अब बात करेंगे कि हम किस तरीके से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करते हैं, और रनिंग टाइम मतलब जो हमारे प्रोग्राम का, जो हमारे ऑपरेशन जो हमने परफॉर्म किए हैं उसमें कितना रनिंग टाइम लगा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो द मेजरिंग ऑफ द एक्चुअल running time is not a practical at all. The running time to perform any operation depends on the size of the input। देखिए, रनिंग टाइम जो हमारा डिपेंड है वो किसके ऊपर डिपेंड है, कौन से ऑपरेशन, किसी भी ऑपरेशन को हम परफॉर्म करा सकते हैं, लेकिन इनपुट साइज के ऊपर डिपेंड है। भाई कैसे, सीधी सी बात है, हमने अभी 5 एलिमेंट का एरे बनाया मान लो। ठीक है, हम चाहें 10 का बना लें, तो हमारा इनपुट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। मैंने आपको बहुत ही सिंपल एग्जांपल, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपको दिया था, और वो एग्जांपल मुझे लगता है सबसे ज़्यादा फिट होगा इस एल्गोरिथम में। वो क्या एग्जांपल था कि मैंने अगर आपसे कहा कि आपके घर में गेस्ट आए हुए हैं, और अगर आपके घर में कहा जाए आपसे कि भाई आप 2 कप आपको टी बनानी है। ठीक है, 2 कप आपको चाय बनानी है। वहीं अब चूंकि अगर मान लीजिएगा ये 2 से आपसे कह दिया जाए कि 20 कप बनानी है, फिर मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि भाई हमने बहुत बड़ा अरेंजमेंट रखा है और 200 कप बनानी है, सपोज दैट। तो इस केस में क्या होने वाला है, इस केस में क्या होने वाला है, इस केस में क्या होने वाला है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, यानी हमने उसका रनिंग टाइम बढ़ा दिया। समझ पा रहे हो आप जो मैं कह रहा हूँ आपसे? इस केस में क्या होने वाला है, रनिंग टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, और जब रनिंग टाइम बढ़ जाएगा तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो हमारा सारी प्रॉब्लम कहाँ है, रनिंग रनिंग टाइम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इनपुट साइज के ऊपर डिपेंडेंट है। और इनपुट साइज हमारा क्या है, हमने 2 से 20 किया और 20 से 200 किया। ठीक उसी तरह से हम हमारे
प्रोग्राम में जो हमने लॉजिक लगाया, चाहे वो हम एरे बनाए, चाहे वो हम लिंक लिस्ट बनाए, या हम कोई भी डेटा स्ट्रक्चर को फॉलो करें, जैसे जैसे हम उसके डेटा एलिमेंट्स को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है ना। अब मुझे लगता है आपको, जो मैंने आपको चाय का एग्जाम्पल दिया है, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल दिया है, और ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई कि क्या आपको कोई डाउट है इतनी जो मैंने अभी आपको चीज़ बताई है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, मुझे लगता है ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि बहुत ही सिंपल सी बात है, इसमें कोई कठिनाई वाली बात नहीं है। जो मैंने अभी आपको बताई बहुत ही ईजी बात बताई, मैंने आपसे कल भी इस बारे में बहुत डीपली डिस्कशन किया था। सपोज वी हैव एन एरे ऑफ द 5 एलिमेंट्स, हमारे पास में 5 एलिमेंट्स का एक एरे है, एंड वी वांट टू ऐड अ न्यू एलिमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द एरे, एंड वी वांट टू ऐड अ न्यू एलिमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द एरे। मतलब आपको कोई भी एलिमेंट जो है शुरुआत में ऐड करना हो, ठीक है, वी वांट टू ऐड अ न्यू एलिमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द एरे। ठीक है, अब आपको शुरुआत में कोई एक एलिमेंट ऐड करना है, जैसे मैंने यहाँ पर आपके साथ में एक एरे लिया है, 1 2 3 4 5। ठीक है, मान लीजिएगा वो एरे में हमने ये हमने ले लिया a ऑफ 5। तो पहला जो हमारा एलिमेंट होगा वो 0 है, 1 2 3 और ये 4। अब आप क्या चाहते हैं, देखिए बहुत सिंपल सी बात, टू अचीव दिस वी नीड टू शिफ्ट ईच एलिमेंट टुवर्ड्स टू राइट। आपको अगर शुरुआत में कोई भी एलिमेंट आपको डालना है और यहाँ पर पहले से कोई एलिमेंट्स हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा सारे एलिमेंट्स को। इज दैट क्लियर? सो एंड सपोज ईच एलिमेंट टेक्स 1 यूनिट टाइम, मतलब हर यूनिट यानी जो हमारा ये हर यूनिट है उसको हम 1 यूनिट बोले, 5 यूनिट है तो 5 यूनिट का टाइम लगेगा। So there are the 5 elements, so 5 units of the time would be the taken. And suppose there are the thousand and 10,000s of elements in an array, so then it takes 1,000 units of time to shift route, right ना। आपको 1,000 यूनिट्स मतलब लगेंगे क्योंकि शिफ्ट करना पड़ेगा एलिमेंट्स को। Is that clear? So it concludes that the time complexity depends upon the input size, मतलब totally depend हमारी जो time complexity है वो इनपुट साइज के ऊपर है। मुझे लगता है यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे जैसे हम साइज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करेगी। मैंने अभी आपको टेक्निकली एग्जांपल भी दिया है और बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल जो मैंने आपके साथ में लिया था उसके माध्यम से भी आपको मैंने कोशिश की समझाने की। तो मुझे लगता है इस पार्ट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आगे बढ़ता हूँ। तो टोटली देखिए हम आपसे अभी क्या, देयरफॉर इज द इनपुट साइज ऑफ एन द एफ एन। अब देखिए हम यहाँ पर एक फंक्शन मानते हुए चलेंगे, क्योंकि हमको कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो कैसे करना है, हमको ऑपरेशन परफॉर्म करना तो कैसे करेंगे, input size of n, so there then fn is the function of n that denotes the time complexity। अगर हमारा input size n है तो हम ये कहेंगे कि fn is a function of n, fn is a function of n that denotes the time complexity, that denotes the time complexity। how to calculate fn, how to calculate fn के, अब बात आती है fn को हम किस लिए यूज कर रहे हैं बेटा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। किसके लिए यूज कर रहे हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो अब fn जब भी हम बात करेंगे मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, fn जब भी बात करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो ये बात दिमाग में रख लें कि हाउ टू कैलकुलेट fn। ठीक है, चलिए। सो द कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ fn फॉर स्मॉलर प्रोग्राम इज इजी। छोटे प्रोग्राम्स के लिए इजी होगा, डेफिनेटली सीधी सी बात है, एंड बट फॉर द बिगर प्रोग्राम्स इट्स नॉट दैट इजी। ऑब्वियसली बात है कि जब भी हम किसी चीज़ को कैलकुलेट करेंगे, जैसे सपोज दैट मैंने आपसे कहा कि 2 कप आपको टी बनानी है। ठीक है, मैं बार बार इसी एग्जांपल को आपके साथ में इसलिए लूंगा क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। अगर मैं आपसे कहूँगा तो इसमें आप इसमें शुगर डालने वाले हैं, जो आप इसमें टी डालने वाले हैं, या जो आप इसमें जिंजर या जो भी इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं आप इंक्लूड करने वाले हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमको इतना तो मालूम ही है कि लगभग जो हम नॉर्मल एज यूजल डालते हैं उसके हिसाब से क्वांटिटी डाल देंगे। सपोज दैट कि यही अगर हम आपसे कहें 200 कप है तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। मान लीजिएगा आप 200 लोगों के लिए, मान लीजिएगा आपको, सपोज दैट मैं एक बहुत ही छोटा एग्जांपल ले रहा हूँ कि 200 कप आप 200 चम्मच आपको शुगर डालनी है, सपोज दैट।
ठीक है, तो आप हो सकता है काउंटिंग में फर्क हो सकता है कि आपने जो क्वांटिटी उसके साथ में ली है उसमें 19-20 हो जाए, लेकिन 2 कप में नहीं होगी, 200 में हो जाएगी। 2000 लोगों का इंतजाम किया है आपने और उसमें आपने ये चीज की है, तो हो सकता है कि वो तो वेरी कर सकता है, डिपेंड ऑन जैसे जैसे हम डेटा को बढ़ा लेता जाएंगे, ठीक है ना। तो उसी तरह से स्मॉलर प्रोग्राम अगर हमारे होंगे तो उसमें FN जो हम बात करने वाले हैं वो इजी होगा। छोटे अगर प्रोग्राम होंगे और जैसे ही बड़े होंगे तो डेफिनेटली वो इजी हमारे लिए नहीं होगा। एंड वी कैन कंपेयर द डेटा स्ट्रक्चर बाय द कंपेयरिंग देयर FN वैल्यूज है। तो हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं FN वैल्यू। So we can compare the data structure by the comparing FN values and we will find the growth rate of FN because there might be a possibility that one data structure for a smaller input size is better than the one input not for the larger size. So now how to find FN? देखिए मैंने जो बात अभी कही है, हम यहाँ पर क्या फाइंड आउट करते हैं, ग्रोथ रेट। हमारे फंक्शन की ग्रोथ रेट क्या है, हमारे प्रोग्राम की ग्रोथ रेट क्या है। तो एक स्ट्रक्चर जो स्मॉलर है उसमें इनपुट साइज बेटर होगा डेफिनेटली, और दूसरा हमारा अगर लार्ज साइज है तो वो बेटर नहीं होगा, है ना। ओके, इज दैट क्लियर। चलिए तब हम FN कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल आपके साथ में लेंगे, और जब हम एग्जांपल लेके बात करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी बात। हमारे पास में एक फंक्शन है FN इज इक्वल टू 5n² + 6n + 12। अब वेयर n इज द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड, जितने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड हम करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, एंड इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द इनपुट, डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ इनपुट। वेयर n इज इक्वल टू 1, अगर मान लीजिएगा हम इस पूरे इक्वेशन में n की वैल्यू 1 रख देंगे तो हमारा जो F1 है वो कितना हो जाएगा भाई, हो जाएगा 5 + 6 + 12, ठीक है। ओके, तो अगर हम देखें तो F1 कितना जाएगा 23। अब हमें क्या करना है भाई, हमको हर इस वैल्यू के लिए अलग अलग हमको रनिंग टाइम निकालना पड़ेगा। तो जैसे मैंने कहा कि 5n² है, इसके लिए अगर हम रनिंग टाइम निकालें तो हमने n की वैल्यू 1 पुट की बेटा, तो यहाँ पर 5 अपॉन कितना हो गया 5 + 6 + 12, क्योंकि टोटल ओवरऑल हमने n की वैल्यू जब 1 रखी तो हमको F1 कितना मिला 23 मिला। तो रिस्पेक्ट उसी के फॉर्म में हम कर रहे हैं, तो 5/23 और मल्टीप्लाइड बाई 100 जब हमने ये निकाला तो हमको ये परसेंटेज मिला। सेम एज 6n, सेम एज 6n, यानी कि देखिए ये 6n है, यहाँ पर भी n की वैल्यू 1 है, तो वही 6/23 मल्टीप्लाइड बाई 100 और जो हमको मिला वो ये मिला। एंड इन द लास्ट वन इज 12, यानी कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू के लिए हमने क्या किया 12/23 × 100 और यहाँ पर मिला 52.17 इज द रनिंग टाइम। तो हर एक एलिमेंट के रिस्पेक्ट में हमने यहाँ पर रनिंग निकाला, ठीक है। मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा आपको। ये हम फंक्शंस डिज़ाइन करते हैं जब, तब आपको सारी चीज़ें समझ में आती हैं। जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें ही हम FN को डिसाइड करते हैं। अभी आपको ये मान लीजिएगा कि ये ऑलरेडी हमने लेकर रखा है, हमको हर हर एक टर्म में जो हमको लिखा है, जैसे n² है, 6n है, 12 है, तो हमने हर एक वैल्यू के रिस्पेक्ट में यहाँ पर रनिंग टाइम निकाला है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये तो अभी हमने n = 1 के लिए निकाला था, तो आप देखिए सबसे कम वैल्यू इसी की आई है, उसके बाद इसकी आई है, ठीक है ना, सॉरी, है ना, इस वाली से। देखिए 12 के रिस्पेक्ट में ये दोनों ही छोटे हैं, है ना, अभी क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है और n की वैल्यू हमने 1 ली है। लेकिन अभी हम n की वैल्यूज में और चेंजेस करेंगे, तब हम देखते हैं कि क्या 5n² 6n की जो परसेंटेज रेट है वो 12 से कम है या ज़्यादा है, राइट। मुझे लगता है आप समझ में आ रहा होगा आपको। फ्रॉम द अबव कैलकुलेशन इट इज ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द टाइम इज टेकन बाय 12। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो टाइम है, देखिए सबसे ज़्यादा टाइम किसने लिया भाई, 12 वाले ने लिया है। यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन थी 5n² + 6n + 12, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइम अभी इसने लिया है, इसने कम लिया और उससे कम लिया क्योंकि n की वैल्यू 1 है। अब देखो थोड़ी सी बात समझिएगा, तो
बट वी हैव टू फाइंड द ग्रोथ रेट ऑफ एफ एन। अब एफ एन का जो ग्रोथ रेट है वो हम एक वैल्यू से तो एज्यूम नहीं कर सकते भाई, हमको उसके लिए ग्राफ में अगर बात करनी है, फंक्शन कोई भी फंक्शन हमको डिसाइड करना होता है तो हमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जनरलाइज करना है। और जनरलाइज करने के लिए हमको कुछ वैल्यूज पुट करके देखनी पड़ेगी, तभी हम ये एनालाइज कर पाएंगे कि वो फंक्शन की ग्रोथ रेट क्या है। सो वी कैन नॉट से दैट द मैक्सिमम अमाउंट टाइम इज टेकन बाय 12। मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो अभी 12 हमारा जो हमने लिया था क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है इसने सबसे ज्यादा टाइम दिया, तो लेट्स अज्यूम दैट द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एन फाइंड द ग्रोथ ऑफ एफ एन। हमको अलग अलग वैल्यूज पे देखना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने एन जो है इनपुट है हमारा, जो कि 1 है, 10 ले रखा, 100 लेकर 1000 ले रखा है, ठीक है। और उसके बाद में हमने ये पहला टर्म, ये हमारा जो फर्स्ट टर्म था, ये हमारा सेकंड टर्म था और थर्ड टर्म है। तो देखिए 5n स्क्वायर जब हमने कैलकुलेट किया 1 के लिए तो ये 21.74% एंड 6n 626.09% एंड 12 के लिए जो है 52.17। सबसे ज़्यादा टाइम इसने कंज्यूम किया, मैक्सिमम टाइम कंज्यूम किया अभी n की वैल्यू 1 की। लेकिन भाई जैसे ही n की वैल्यू 1 2 3 4 करते गए और 10 तक ले गए हम, मानी हमने n की वैल्यू कितनी रख दी 10। सोचिए जरा थोड़ा सा कि अगर मैंने एन की वैल्यू 10 रख दी तो 5n स्क्वायर अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये वाली बात अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो देखिए 5 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 मतलब 100 और 500 अपॉन, अब देखिए आएगा यहाँ नीचे तो 23 आएगा, कितना आएगा, नहीं आएगा 23। यहाँ पर भी ध्यान देना होगा कि आपने अगर F10 कैलकुलेट किया है, F10 अगर आपने कैलकुलेट किया है तो ये हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100 इंटू 5 यानी 500 प्लस 100 10 इंटू 6 यानी हो जाएगा 60 प्लस 12 यानी कितना जाएगा 572, कितना जाएगा 572 मल्टीप्लाइड, हमने 100 कर ही दिया है, मल्टीप्लाइड बाई 100 यानी कितना हो जाएगा ये, यानी कितना हो जाएगा ये 10,000 यानी 50,000 में डिवाइड किया 572 का। देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 5,0,0,0,0 में हमने किसका डिवाइड किया 572 का डिवाइड किया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो भी हमने किया है वो इतना आएगा, ठीक है। आप कैलकुलेट करना तो आपको इतना ही मिलेगा। ये अब देखिए आप सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम इसी ने लिया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये एन स्क्वायर है, इसकी जो ग्रोथ रेट होगी सबसे ज्यादा हाई होगी। क्योंकि थोड़ा सा मैथमेटिक्स में जाते हैं तो आपको मालूम है कि आपने एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर देखा होगा, एक ग्राफ देखा होगा, है ना। आपने ग्राफ देखा होगा तो ऑब्वियसली आपको ये चीज़ यहाँ से समझ में आई होगी, किसी ने भी देखा होगा। तो किस तरीके से ये बढ़ती जाती है, क्योंकि ये जैसे हमने एक्स की वैल्यू 1 रखी तब तो सेम है, जैसे हमने एक्स की वैल्यू 1 से 2 3 4 की तो कितनी फास्टली ये ग्रोथ किया। सेम एज द यहाँ पर हमने जैसे ही इनपुट यहाँ पर बढ़ाना शुरू किए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 10 तक लेके गए तो यहाँ पर ये मैक्सिमम लेने लग गया। और ये देखिए अब देखो 6n के लिए भी हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे अभी हमने 5n के लिए किया है। तो देखिए थोड़ा सा समझने का कोशिश करिएगा, यहाँ पर बहुत ईजी वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। मैथमेटिक्स में जब हम एक्स स्क्वायर को समझते हैं तो ऐसे ही इनपुट्स बढ़ाते जाएंगे, आउटपुट्स के करस्पॉन्डिंग हमको मिलते जाएंगे, तो मैक्सिमम हो जाता है। लेकिन जब हमने कांस्टेंट रखा तो उस पर अगर हमने देखिए सिंपल सी बात है, अगर हमने एफ एक्स बराबर एक्स रखा और अगर हमने एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर रखा और हम कहें कि x बराबर 1 के लिए क्या मिलेगा, तो दोनों केस में सेम मिल रहा है, कोई मैक्सिमम नहीं है। लेकिन जैसे ही एक्स स्क्वायर किया तो हमने 2 रखा तो 4 मिला, 3 रखा तो 9 मिला। ऐसे ही यहाँ पर 5n स्क्वायर है कि n स्क्वायर के रिस्पेक्ट में यहाँ पर ये मैक्सिमम होता जा रहा है और ये मैक्सिमम इन दोनों से होता चला जा रहा है, ठीक है, इन दोनों से ही मैक्सिमम होता चला जा रहा है, यहाँ पर इससे भी और इससे भी मैक्सिमम होता जा रहा है। लेकिन आप थोड़ी सी और बात नोटिस कीजिएगा, ये है कांस्टेंट टर्म, और जो पहले n इज इक्वल टू 1 पे मैक्सिमम था वो n इज इक्वल टू 10 पे मिनिमम होता जा रहा है, मिनिमम होता जा रहा है। इज इट क्लियर? और इनपुट वैल्यू अगर हमने 100 कर दी तो देखिए ये और मैक्सिमम हो गया, ये ठीक है ना, देखिए ये मैक्सिमम हो गया और ये देखिए और मिनिमम हो गया इसमें पहले वाले से, और उससे भी मिनिमम ये हो गया। अगर वहीं हमने 1000 कर दिया तो ये और बढ़ गई, ये और उससे कम हो गई,
और ये और उससे कम हो गई, यानी जितनी इनपुट हम बढ़ाते जाएंगे कांस्टेंट पार्ट मिनिमम मिनिमम होता जाएगा और एट लास्ट जाकर के हम उसको इग्नोर भी कर देते हैं। ठीक है ना, ये यहाँ पर लीनियर फंक्शन है, ठीक है, ये यहाँ पर क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अब आप समझिए, ये है क्वाड्रेटिक, है ना, और ये लीनियर है और ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को हम इग्नोर कर देते हैं। मैंने आपको बताया था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कांस्टेंट सिर्फ एक ही स्टेप ली जाएगी, है ना, लेकिन लीनियर फंक्शन है, यहाँ पर एन की वैल्यू डिपेंडेंट है, एन स्क्वायर है, तो इसको और ये कैसे बढ़ेगा, एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, तेजी से बढ़ेगा। बहुत लगता है अब ये बात दिमाग में आपको आ गई होगी। यहाँ पर जो भी चीज़ ली है वो हम उसमें बताना चाह रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि इस टेबल में 12 जो है पहले बड़ा था, इसके बाद में डिक्रीज होने लग गया। तो हमने ऑब्जर्व किया कि एन की वैल्यू जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे स्क्वायर टर्म द कंज्यूम द ऑलमोस्ट 99% of the time. As the n square the term is the contributing the most of the time, so we can eliminate the rest two terms. लगभग हम एलिमिनेट कर सकते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हमारी क्वाड्रेटिक है तो हमने एफ एन, देखिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मैं अभी आपको इसको एम्फसाइज करना चाहूँगा। मैंने आपसे क्या बात कही है, हमारे पास जो फंक्शन था, हमारे पास जो फंक्शन था वो क्या था, एफ एन इज इक्वल टू 5n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 12, यही था। अब इसमें से हमने आपको क्या कहा, ये 99% टाइम कंज्यूम कर रहा है, तो मैंने इन दोनों एलिमेंट्स को एलिमिनेट कर दिया और हमने कह दिया भाई कि ये एफ एन इज इक्वल टू 5n स्क्वायर। मुझे लगता है ये बात आपको दिमाग में, हमने एलिमिनेट इसलिए कर दिया कि मोस्ट ऑफ द 99% ये कंज्यूम करेगा, तो हम सारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो इसी के बेसिस पे फाइंड आउट करेंगे। So here we are getting the approximate time complexity whose the result very close the actual result. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो हम एक्चुअल रिजल्ट इसकी बात करने वाले हैं लगभग इसके बिल्कुल क्लोज होगा। एंड द अप्रोक्सीमेट मेजर ऑफ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज नॉन एज एन asymptotic complexity. So here we are not calculating the exact running time and we are eliminating the unnecessary terms and we are just considering the term which is the taking the most of the time. मतलब जो टर्म सबसे ज़्यादा टाइम ले रही है सिर्फ हम उसी को ही मेजर करेंगे, हम उसी के बारे में बात करेंगे। ये जो हमारी जो दो लास्ट टर्म्स हैं या इसके आगे जितनी भी टर्म्स होंगी हमारी, उनको हम एलिमिनेट कर देंगे। हम यहाँ पर अप्रोक्सीमेट वैल्यूज निकालेंगे जिससे कि हमको यार ये मालूम चल जाए कि हमारे जो हमने एल्गोरिथम यूज की, जो हमारा फंक्शन है या हमने जो प्रोग्राम हमने जो बनाया है उसमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। Is it clear? So in the mathematical analysis, the asymptotic analysis of algorithm is the method of defining the mathematical foundation of its runtime performance. ये फिर समझिएगा, in mathematical analysis, asymptotic analysis of algorithm, जो हम asymptotic analysis किसी algorithm का करते हैं, the method defining the mathematical foundation of its runtime performance, of its runtime performance. So using the asymptotic analysis, we can easily conclude the average case, best case and worst case scenario of an algorithm. हम यहाँ पर asymptotic analysis को यूज करके जो भी बातें हम यानी we can easily conclude, हम कैसे कंक्लूड कर सकते हैं, एवरेज केस के माध्यम से, बेस्ट केस के माध्यम से और वर्स्ट केस के माध्यम से। यानी हमारे पास यहाँ पर तीन तरह की नोटेशंस होंगे और तीन तरह से हम उसको एक्सप्रेस करेंगे। एक हम कहेंगे बेस्ट केस, एक हम कहेंगे वर्स्ट केस और एक हम कहेंगे एवरेज केस। मुझे लगता है ये बात आप हमारी समझ पा रहे होंगे। बेस्ट का मतलब जो सबसे कम समय ले, वर्स्ट का मतलब जो सबसे ज़्यादा समय ले और एवरेज मतलब ना वो कम ले ना वो ज़्यादा ले, मतलब कि ठीक है। हम बोलते हैं ना कि ऑन एन एवरेज है। तो आपसे कभी पूछा जाए कि आपके मार्क्स इतने कम क्यों आए, तो आप बोलते हो कि मैं एवरेज रहा हूँ, मतलब ना मैं कम रहा हूँ ना बहुत ज़्यादा रहा हूँ। वहीं अगर बेस्ट मतलब कोई इंटेलिजेंट बच्चा है तो वो कहता है नहीं हमारी परफॉर्मेंस एकदम बेस्ट रही है।
तो मतलब सबसे बेस्ट रही, मतलब जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस हम कैसे कह सकते हैं, रैंक 1 अगर किसी की आई तो हम कहेंगे बेस्ट केस है। वहीं अगर 100 स्टूडेंट्स में से रैंक 100 आती है तो हम कहेंगे सबसे वर्स्ट केस है ये। तो वर्स्ट का मतलब बुरा और बेस्ट मतलब अच्छा, और एवरेज मतलब ऑन एन एवरेज जो हम बेस्ट और वर्स्ट के बीच में लेके आएंगे। Is that clear? Here in the same case in data structure, we will use the three cases. The first one is the best case, second one is the worst case, and third one is the average case. Okay? मुझे लगता है यहाँ तक मेरी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम एक एक केस को आपके साथ में डीपली डिस्कस करेंगे, तो चिंता करने की बात नहीं है, बहुत इजीली आपको समझ में आएगा और बहुत मज़ा आ रहा होगा मुझे लगता है, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको बात कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि ये दिखने में थोड़ा सा टिपिकल लगता है लेकिन बहुत इजी लगेगा अब आपको। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको और मज़ा आएगा। बस आप ध्यान से इस क्लास को देखिएगा, आपको कहीं कोई दिक्कत लगे आप तुरंत मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको वहीं से रिपीट कर दूंगा। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आ रही होगी, क्योंकि ना तो आएगी और ना आने दूंगा मैं, बहुत ही ईजी तरीके से कन्वे करता हूँ। ठीक है, तो इट इज़ यूज टू मैथमेटिकली कैलकुलेट द रनिंग टाइम ऑफ एनी ऑपरेशन इनसाइड एन एल्गोरिथम। अब हम एक एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल हमने लिया है, कौन सा एग्जाम्पल लिया, रनिंग टाइम ऑफ द वन ऑपरेशन ऑफ इज एक्सएन and for the another operation it is calculated as fn square. It refers to the running time will be increased linearly with the increasing in n for the first operation, and running time will increase the exponentially for the second operation. Obviously अगर हमने कहा है कि हमारा n अगर n है और हम कहें f ऑफ n हमारा n स्क्वायर है सपोज दैट, तो ऑब्वियसली इससे इसका टाइम ज़्यादा इंक्रीज होगा, बिल्कुल सही बात है। सो सिमिलरली द रनिंग टाइम ऑफ द बोथ ऑपरेशन विल बी द सेम। जब हम n की वैल्यू पहले n की वैल्यू 1 रखते हैं, सिग्निफिकेंटली स्मॉल, अगर वैल्यू अगर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या होगा, सिग्निफिकेंटली स्मॉल है, लेकिन जैसे ही हम वैल्यू बढ़ाते जाएंगे ऑब्वियसली हमारी जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, सो यूजुअली टाइम रिक्वायर्ड बाय एल्गोरिथम कम्स अंडर द थ्री टाइप्स। मैंने आपको बता दिया, वर्स्ट केस, एवरेज केस, इट डिफाइंस द इनपुट द एल्गोरिथम टेक अ ह्यूज अमाउंट, है ना, टाइम, and it takes average time of the program execution, and the worst case is the least amount of the time taken। अब बात करेंगे एसिम्प्टोटिक नोटेशंस की। तो तीन टाइप के हमें जो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस हैं मिलेंगे। नंबर 1 इज थिंग बिगो नोटेशन, नंबर 2 इज ओमेगा नोटेशन, एंड नंबर 3 हम कहते हैं थीटा नोटेशन। यहाँ पर हम इसको नोटेशन को ऐसे करते हैं, बिग ओ ये है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, ये बिग ओ है। ठीक है, बड़ा क्या है बिगो नोटेशन, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट हम आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं, बिगो नोटेशन इज एन एसिम्प्टोटिक नोटेशन। ठीक है, बिगो नोटेशन इज एन asymptotic that measures the performance of an algorithm, the measures the performance by simply providing the order of growth of the function। क्या मतलब हुआ, फिर समझिएगा। बिगो नोटेशन क्या है, ठीक है, नोटेशन है जो मेजर करेगा परफॉर्मेंस ऑफ एल्गोरिथम, किसी भी एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस को मेजर करेगा बाय द सिंपली प्रोवाइडिंग द ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ऑफ द फंक्शन, जो भी फंक्शन की ग्रोथ करने का ऑर्डर होगा वो प्रोवाइड करेगा। तो दिस नोटेशन प्रोवाइड्स एन अपर बाउंड ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर हम लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों की बात करेंगे, लेकिन बिगो नोटेशन में हम अपर बाउंड यूज करते हैं, फंक्शन का क्या यूज करते हैं, अपर बाउंड। सभी का मतलब अभी आपको पता लग जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है, बस ये बात यहाँ पर आप नोटिस करिएगा कि अपर बाउंड हम फंक्शन का प्रोवाइड करते हैं। तो विच इंश्योर दैट द फंक्शन नेवर ग्रोस फास्टर देन, द फंक्शन नेवर ग्रोस फास्टर देन द अपर बाउंड। मतलब फंक्शन जो है वो कभी भी ग्रो नहीं करेगा अपर बाउंड से, नहीं कर सकता। सो इट गिव्स द लीस्ट अपर बाउंड ऑन द फंक्शन, ये क्या देगा, लीस्ट अपर बाउंड ऑन अ फंक्शन सो दैट द फंक्शन नेवर ग्रोज फास्टर देन द अपर बाउंड। अभी आपको ये जो थ्योरी लिखी है ना, इसके बाद जब एग्जांपल बताएंगे तो मुझे लगता है आपको समझ में आ जाएगा
कि अपर बाउंड बार बार हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर फंक्शन के लिए, तो वो कैसे कहाँ यूज हो रहा है समझ में आ जाएगा, घबराने की बात नहीं है। जब मैं आपको अभी एग्जाम्पल बताऊंगा फिर आपको ये चीज़ बहुत अच्छे समझ में आएगी कि दिस नोटेशन अपर बाउंड इज अ फंक्शन ensure that the function never goes the faster than the upper bound. So it gives the least upper bound of the function so that the function never goes the faster than this. So it is the formal way to express the upper boundary of an algorithm running time. ये हमारा फॉर्मल वे एक्सप्रेस करने का है कि अपर बाउंड्री एल्गोरिथम की रनिंग टाइम में कितनी, इट मेजर्स दैट द वर्स्ट केस ऑफ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्या है ये वर्स्ट केस, मतलब हम बिगो नोटेशन को क्यों यूज करते हैं, वर्स्ट टाइम के लिए। जब वर्स्ट टाइम आपको बताना हो तो बिगो नोटेशन यूज करते हैं, ठीक है ना। सो और द एल्गोरिथम इज टू कंप्लीट इट्स ऑपरेशन, सो इट इज रिप्रेजेंटेड शोन एज द फ्लो। देखिए अब मैंने आपसे बात की कि लीस्ट अपर बाउंड ऑन द फंक्शन सो दैट द फंक्शन नेवर ग्रो फास्टर देन दिस अपर बाउंड, मतलब फंक्शन कभी भी अपर बाउंड के से ज़्यादा फास्टर ग्रो नहीं हो सकता, मतलब वो यही अगर हम पाएंगे कि फास्टर एवर फास्टर ग्रो कर देंगे, नेवर की जगह नेवर हटा देंगे ना, ग्रोस फास्टर देन दिस अपर बाउंड, तो बेस्ट केस हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, अभी आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। देखिए ये हमारे पास में ये किस तरीके से, देखिए हमने ग्राफ लिया हुआ है और ये हमारा ग्राफ है, ठीक है, ये हमारा एफ एन है और ये दूसरा फंक्शन हमारा जी एन है, दोनों के बीच में हमने क्या किया है, कंपैरिजन किया है। देखिए इफ एफ एन एंड जी एन आर टू फंक्शन डिफाइन द पॉजिटिव इंटीजर, देन जो हमारा एफ एन है इक्वल्स टू बिग ओ ऑफ जी ओ एन, तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, एफ एन इज बिग ओ ऑफ जी एन और एफ एन इज द ऑर्डर ऑफ जी एन, एफ एन इज ऑन द ऑर्डर ऑफ जी एन इफ देयर एग्जिस्ट कॉन्स्टेंट सी, is there exists constant c and no such that, हमको ये देखिए एफ एन इज लेस देन इक्वल्स टू सी इंटू जी ऑफ एन। देखिए हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि जो हमारा एफ एन है वो लेस देन, इसी को हम क्या बोल रहे थे, अपर बाउंड, ठीक है ना, और सी इंटू जी ऑफ एन, दो फंक्शन हम ले गए हैं, ठीक है ना। तो फॉर ऑल n is greater than equals to यहाँ पर 0, ठीक है ना, ओके। यहाँ पर n is greater than equal to 0 ही होगा क्योंकि हमने बोला है फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट। यहाँ पर गलती से ये n 0 लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है, n is greater than equals to 0। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा fn फंक्शन है जो हमने लिया हुआ और ये हमारा यहाँ पर c इंटू जी एन है, कॉन्स्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली इससे फास्टर नहीं होगा, ये हमारा फास्टर होगा, सी इंटू जी एन जो हमने जो लगाया ना बिग ऑफ जी ओ एफ, देखो आप ग्राफ में देखिए है ना, तो ये हमारा बड़ा होगा, उससे हमारा ग्रोथ नहीं हो पाएगा। हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट द एफ एन डज नॉट ग्रो द फास्टर देन द जी एन, और जी एन इज ना अपर बाउंड ऑफ द ऑन द फंक्शन। देखिए यहाँ पर हमने जी एन को क्या लिया है, अपर बाउंड, जी एन को क्या लिया हुआ है, अपर बाउंड, ये इसके ऊपर, ठीक है, अपर बाउंड यानी ये बड़ा है इससे, ऑब्वियसली यहाँ पर वैल्यू घट बढ़ रही है लेकिन यहाँ पर वैल्यू एक फ्लो में जा रही है कांस्टेंट टाइम से, ठीक है, तो ये इससे बड़ा नहीं है, इसीलिए हमने क्या कहा, अपर बाउंड ऑन द फंक्शन ऑफ एफ। सो इन दिस केस वी आर कैलकुलेटिंग द ग्रोथ rate of the function which eventually calculates the worst time complexity of a function. So how worst an algorithm can perform, अब हम कैसे इसको परफॉर्म करते हैं उसके लिए हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करते हैं। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू ये बात डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है ना। एग्जांपल हमने लिया है, दो फंक्शन यहाँ पर लिए, एक एफ एन बराबर 2n+3 लिया और एक जी एन बराबर n। नाउ वी हैव टू फाइंड इज एफ एन इक्वल्स टू बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन। हमको ये बात चेक करनी है कि भाई ये जो हम एफ एन बराबर बिग ऑफ जी एन करें, मस्ट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। कौन सी कंडीशन है भाई, एफ एन इज लेस देन इक्वल्स टू, यानी हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ एन है वो लेस देन इक्वल्स टू सी ऑफ जी ऑफ एन के होगा, यानी हमारा ये वाला फंक्शन बड़ा है और बराबर है एफ एन, ठीक है। तो फर्स्ट भी रिप्लेस, हमको दो फंक्शन दिए गए हैं ना, हमको एफ एन की वैल्यू क्या दी गई है भाई, 2n+3 दी गई है ना, और लेस देन सी इंटू
3 इंटू gn की वैल्यू हमको दी गई है n, हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मान लीजिएगा हमने यहाँ पर c जो एक कांस्टेंट वैल्यू है उसको 5 दे दिया और हमने n की वैल्यू को कह दिया भाई 1। n की वैल्यू क्या कह दिया 1 की। तो आप थोड़ा सा ज्यूम करिएगा, मैंने n की वैल्यू 1 रखी, सपोज दैट कि मैंने n की वैल्यू 1 रखी, तो ये n की वैल्यू 1 तो 2 + 3 यानी कितना जाएगा 5 लेस देन 5 इंटू 1। तो हम यहाँ पर पहली बार में क्या कह सकते हैं 5 लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। वहीं हम n की वैल्यू अगर कह देंगे 2, तो देखिए n की वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगी तो कितनी जाएगी 2 + 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी देखिए यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 + 3 इज लेस देन इक्वल टू, c की वैल्यू 5 है और इसकी वैल्यू 2, तो मतलब हमने क्या कहा 4 + 3 यानी 7 इज लेस देन इक्वल टू 10। तो अब देखो हमारा gn फंक्शन बड़ा हो गया, ये फंक्शन बड़ा हो गया यानी बिग, ग्रेटर हो गया। समझ पा रहे हैं आप? हमने n की वैल्यू 2 रखी तो gn हमको क्या मिला 10, यही मिल रहा है ना। देखिए c इंटू gn क्या मिल रहा है हमको 10 मिल रहा है ना। और अगर हमने n की वैल्यू 3 रखी, n की वैल्यू 3 रखी तो 3 2 जा 6 + 3 यानी कितना हो जाएगा 9 इज लेस देन c यानी 5 3 जा 15। n की वैल्यू 4 रखी तो हमको 4 2 जा 8 + 3 11 इज लेस देन 20। मतलब हमारा हर केस में, एक केस को छोड़ करके ऑलवेज ये हमारा ग्रो करेगा, ऑलवेज ग्रो करेगा ये वाला फंक्शन। देखो आप, अब आप डायग्राम देख लो जो हमने ग्राफ लिया था, अब उसको आप देखो। सिर्फ एक जगह पर ये कोइंसिडेंट कर रहा है, मतलब एक ही वैल्यू पर कर रहा है। देखो यहाँ पर एक ही वैल्यू पर ये 7 है, मतलब वो n इज इक्वल टू 1 है। इसके बाद में जैसे ही n की वैल्यू हमने 2 की, देखिए ये बड़ा हो जाएगा, n की वैल्यू 3 की, n की वैल्यू 4 की, n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पर हमारा ये वाला फंक्शन बड़ा होता जाएगा। मुझे लगता है अब ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। इसलिए अमाउंट ऑफ टाइम हमारा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, इसी को हम कहते हैं वर्स्ट केस। क्या बोलते हैं वर्स्ट केस। सीधी सी बात है, ये जो gn फंक्शन है वो fn के नीचे होगा तो बेस्ट केस होगा, fn फंक्शन के ऊपर gn होगा तो बेस्ट केस होगा, और हमारा एक तीसरा जो फंक्शन होगा वो fn और gn के बीच में होगा, मतलब हम उसको कह सकते हैं एवरेज केस। अभी हम आपको सब बातें बहुत ही इत्मीनान से बताएंगे, आप बस ध्यान लगा करके इसको समझिएगा। कोई प्रॉब्लम मुझे लगता है इसमें आपको नहीं हो रही होगी, सिंपल सी चीज़ें हैं। मैथ्स में आपने ग्राफ पढ़ा हुआ है तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जिन्हें नहीं भी पढ़ा है घबराने की जरूरत नहीं है। ग्राफ बहुत ही सिंपल तरीके से होता है कि आप x और y के रिस्पेक्ट में करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज हैं आप x रखते जाते हो, y आपको मिलता जाता है। जैसे मैंने एक तरीके से बताऊंगा इसको, x की वैल्यू 1 2 इतना आप सभी को मालूम है, y की वैल्यू भी 1 2 और 3 अगर मैंने ली है, तो मैं अगर आपसे कह रहा हूँ कि इस दिशा में आप x दिशा में एक यूनिट चले हैं और y डायरेक्शन में एक यूनिट चले हैं, तो आप किस पोजीशन पे पहुंचेंगे, इस पोजीशन पे पहुंचेंगे। देखिए आप इसी पोजीशन पे तो पहुंचेंगे। ये है हमारा ग्राफ को प्लॉट करने का तरीका, जिसको हम बोल देते हैं 1,1। कोऑर्डिनेट में हम इसी चीज को 1,1 इसलिए बोल देते हैं क्योंकि हम इसको बोलते हैं x और y की पेयरिंग में, मतलब जितना हम यूनिट x पे चले उतना यूनिट y। हो सकता है कि हम x पर 1 चले, y पर हम 2 यूनिट चले या 3 यूनिट चले, तो इसी बात को हम बोल देते हैं 1,3। तो सीधी सी बात है, हम जो डिस्टेंस कवर करते हैं एक दिशा में, वही हम उसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर देते हैं, उसी को हम ग्राफ बोलते हैं। तो अब मुझे लगता है जिन लोगों ने ग्राफ नहीं समझा होगा उनको भी समझ में आ रहा होगा। ग्राफ और कुछ भी नहीं है, ये जो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं एक्स और वाई की करस्पॉन्डिंग, हम यहाँ पर जो वैल्यूज को शो कर रहे हैं, तो हमने एक फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर रखी, दूसरे फंक्शन की वैल्यू भी हमने यहाँ पर रखी, दोनों को हमने कंपैरिजन किया है कि एफ एन की ग्रोथ किस तरीके से हो रही है, एफ एन की वैल्यू क्या मिल रही है, जी एन की वैल्यू क्या मिल रही है। लेकिन इस ग्राफ में सिर्फ हमको एन इक्वल टू 1 पे ही वैल्यू सेम मिली, यानी इक्वल मिली, बाकी इसके बाद में कहीं इक्वल नहीं। इज दैट क्लियर? मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे लगता है। देखिएगा ये मैंने पूरा वही एनालिसिस
जो मैंने आपके साथ में लिया था यही पूरा यहाँ पर है। अब देखिएगा यहाँ पर जो यहाँ पर मैंने आपको उस ग्राफ के माध्यम से बताया था, एक बार फिर बता देता हूँ। यहाँ पर हमने अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग फाइंड किया है। सो एज वी नो दैट फॉर एनी वैल्यू ऑफ n इट विल satisfy the above condition 2n plus 3 is less than c multiplied by n. So if the value of c is equal to 5, then it will satisfy the condition this. So we can take any value of n starting from 1, it will be the always satisfied, and therefore we can say that for some constant c and for the some constant n is equals to 0, it will be the always satisfied. ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पर above condition fn is the big O of gn, या we can say that fn grows linearly. अब देखिएगा यहाँ पर, and gn is the upper bound of the fn. It can take be represented graphically as. अभी हमने बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। देखिए बहुत ही इजी ये है, मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज लिख रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था n इज इक्वल टू 1 पे हमको क्या मिल रहा था, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। और हमने एफ एन क्या लिया हुआ था 2n प्लस 3, और जी एन यहाँ पर हमने लिया हुआ था n, ठीक है, यही लिया हुआ था। और हम कह रहे हैं कि एफ एन इज लेस देन इक्वल टू सी डॉट जी ऑफ एन, जिसमें हमने आपको बताया कि n की वैल्यू हम 1 से लेकर के शुरू करेंगे, और यहाँ पर c की वैल्यू को 5 ले लिया, ठीक है। थोड़ा समझने का प्रयास करें, ये हमने x एक्सिस लिया है और ये हमने यहाँ पर y एक्सिस लिया है, ठीक है। और उसी के करस्पॉन्डिंग हमने ये यूनिट्स ली थी। आपने कभी ग्राफ पेपर देखा होगा ना, तो कुछ बॉक्सेस बने देखे होंगे। जब हम लाइन खींचते हैं ना, खड़ी हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं y एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन हम खींचते हैं ग्राफ पेपर पर तो उसको हम बोलते हैं y एक्सिस, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, और ये हमारी वर्टिकल लाइन है। इज दैट क्लियर? तो अब देखिएगा हम n की वैल्यू 1 रखे थे तो हमको ये मिला था, n की वैल्यू अगर हमने 2 रख दी तो हमको क्या मिल रहा था, 7 इज लेस देन इक्वल टू 10। n की वैल्यू हमने 3 रखी तो हमको क्या मिला, 3 रखी तो 9 इज लेस देन इक्वल टू 15, और n की वैल्यू जो हमने 4 रखी तो हमको 11 इज लेस देन इक्वल टू 20। अब यहाँ पर जैसे जैसे हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते जा रहे हैं वैसे वैसे, अब देखिए हमको जब हमने n बराबर 2 रखा तो 10 ही मिल रही है, तो हमारा जो ग्राफ है वो है लीनियरली, ठीक है ना, क्या है, लीनियरली। सो वी कैन से अबव द कंडीशन ऑफ, वी कैन से दैट fn ग्रोस लीनियर, हमारा जो fn है वो है लीनियरली ग्रो कर रहा है। इंटू gn इज द अपर बाउंड ऑफ द fn, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि ये fn मिल रहा है और ये हमारा gn मिल रहा है, तो ये इसका अपर बाउंड है। तो क्या बोलेंगे हम, अपर बाउंड ऑफ fn, ठीक है। fn का c ऑफ gn क्या है, c ऑफ gn इज द अपर बाउंड ऑफ fn, ठीक है। और इसको हम ग्राफिकली इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो द आइडिया ऑफ द यूजिंग बिगो नोटेशन, the idea of using Bigot notation is to give an upper bound of a particular function. Okay? The idea of using Bigot notation is to give an upper bound of a particular function. ठीक है, and eventually it leads to give a worst time complexity. तो हम क्या बोलते हैं, worst time complexity, ठीक है। So it provides an assurance that a particular function does not behave suddenly as a quadratic or cubic fraction. क्या मतलब हुआ, एक बार फिर समझिएगा। It provides an assurance that a particular function does not behave suddenly as a quadratic or cubic, यानी कि जो हमारे एक्सपोनेंशियली ग्राफ होंगे वो हमारे नॉर्मल फंक्शन की तरह बिहेव नहीं करेंगे, यानी क्वाड्रेटिक और क्यूबिक फैशन। So it just behave in a linear manner in the worst case. It just behave in the linear manner in a worst case. ठीक है, अभी आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। हमने जो भी हमने लिया हुआ था उसको हमने कैसे देखा, अभी वर्स्ट केस में लीनियर मैनर में, ठीक है। ये लीनियर मैनर में ही तो है हमारा जो भी ग्राफ है, ये किस मैनर में है, लीनियर मैनर में ही है, ओके। जबकि हम वहाँ पिछले ग्राफ में हम किस तरीके से देख रहे थे,
कि हमारा जो फंक्शन है वो क्यूबिक फ्रैक्शन में था, है ना, या तो अभी हमने ये वाला जो फंक्शन लिया है वो क्या है, तो लीनियर मैनर में लिया है तो लीनियर मैनर मिलेगा, लेकिन अगर हम क्यूबिक मोशन में लेंगे तो उसी फॉर्म में हमको मिलेगा, या स्क्वायर फैशन में लेंगे तो स्क्वायर फैशन में मिलेगा, ठीक है ना, लेकिन वर्स्ट टाइम ही कैलकुलेट होगा यहाँ पर। तो अब हम बात करेंगे ओमेगा नोटेशन। ओमेगा नोटेशन क्या है, सो इट बेसिकली डिस्क्राइब द बेस्ट केस एंड विच इज अपोजिट टू द बिगो नोटेशन, ठीक है, it basically describes the best case scenario which is opposite to the Bigot notation, and second thing is that it is a formal way to represent the lower bound of an algorithm running time। वहां पर हमने अपर बाउंड बात की थी, ये हम किस तरीके से देखेंगे, लोअर बाउंड ऑफ एन algorithm, so it measures the best amount of time an algorithm can possibly take to complete or the best case time complexity। Is that clear? So it determines what is the fastest time that can algorithm can run, यानी कि क्या हमारा सबसे फास्टेस्ट टाइम होगा जिसमें एल्गोरिथम रन कर सकती है। हम ओमेगा नोटेशन को बेस्ट केस के लिए मेजर करते हैं। किस केस के लिए करते हैं, बेस्ट केस के लिए मेजर करते हैं। ओके, ये हमारा ओमेगा नोटेशन। इसमें हम लोअर बाउंड याद यूज करते हैं। क्या टर्म यूज करते हैं, लोअर बाउंड, वहां पर हम अपर बाउंड, लोअर बाउंड का मतलब हमारा जो सी टू जी एन फंक्शन होगा वो एफ एन के नीचे होगा। सो वी रिक्वायर्ड दैट एन एल्गोरिथम टेक्स एट लीस्ट सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम विदाउट यूजिंग एन अपर बाउंड। वी रिक्वायर्ड दैट, क्या रिक्वायर्ड है, एन एल्गोरिथम टेक्स, एल्गोरिथम ले एट लीस्ट सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम विदाउट यूजिंग द अपर बाउंड, मतलब अपर बाउंड के यूज किए बिना ही वो सबसे कम टाइम ले। सो we using the big notation, big omega notation, the Greek letter is omega, it is used to bound the growth of running time of the large input size। हम इसको it is used to bound the growth of, जब हम साइज अगर हम लेते हैं उसकी ग्रोथ के लिए मॉनिटर करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा हमारे पास में दो फंक्शंस हैं, ठीक है। पहला फंक्शन है एफ एन और दूसरा फंक्शन है जी एन। दोनों फंक्शन लिए हैं, एफ एन इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ g of n, so fn is omega of g of n, ठीक है, gn, और हम fn is the order of gn if there exists constant c and no such that, ठीक है। fn is greater than equals to c into gn for all n is greater than n of 0, यानी 0 से बड़ा होगा and c is greater than 0। so let's consider a simple example। मान लीजिएगा पहला हमने लिया fn बराबर, उसी चीज के लिए देखो हमने पहले बात की है 2n+3, वही फंक्शन है, वही हमारा gn फंक्शन है जिसके लिए हम पहले बिगो नोटेशन से फाइंड आउट कर रहे थे, अब हम ओमेगा नोटेशन से फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा जो fn है वो कैसे होगा, सेटिस्फाई द कंडीशन कैसे करेगा, ff(n) इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू c ऑफ c इंटू जी ऑफ n। इज दैट क्लियर? यही लेंगे, इसी के लिए हमको दोनों चीजें चेक करनी है। ओके, चलिए तो कैसे कंडीशन को चेक करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा हमने यहाँ पर n की वैल्यू 1 ली है, ठीक है, और c की वैल्यू भी 1 ले ली है, जबकि हमारा जो फंक्शन था fn इक्वल टू क्या था 2n+3 और gn फंक्शन था वो क्या था n, और हमारी कंडीशन थी ओमेगा नोटेशन में कि हमारा जो fn है वो ग्रेटर देन होगा c इंटू जी ऑफ n की। तो हमने उसकी जगह पर वैल्यूज पुट करना शुरू कर दी। अब देखिए हमने वैल्यू पुट की और हमने कहा 2n+3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू c इंटू n, ठीक है। हमने n की वैल्यू पुट की तो ये हो जाएगा 2+3 कितना जाएगा 5, ओके 5 हो जाएगा, और ग्रेटर देन इंटू c इंटू 1, 1 इंटू 1, बिल्कुल ठीक, बड़ा है। फिर हमने n की वैल्यू 2 रखी, जब n की वैल्यू 2 रखी तो कितना जाएगा 4 2 7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू c 2, n की वैल्यू 3 रखी तो 9 ग्रेटर देन 3, 11 ग्रेटर देन 4, जब हम n की वैल्यू 4 रख रहे हैं। सो अब देखिएगा द क्वेश्चन विल बी ट्रू फॉर द एनी वैल्यू द स्टार्टिंग फ्रॉम n, तो देयरफॉर इट इज प्रूव दैट कि ये यहाँ पर ओमेगा होगा g of n इज अ बिग ओमेगा ऑफ 2n+3,
फंक्शन। अब आप देखिए थोड़ा ग्राफ को देखें, देखिए ग्राफ को देखिएगा, यहाँ पर ग्राफ को देखिएगा, ये कब वेरी हो रहा है। देखिए ये हमारा एफ एन ग्राफ है, एफ एन फंक्शन है, और ये सी इंटू जी है, तो ये हमारा क्या है, लोअर बाउंड हो गया, लोअर बाउंड हो गया। इज दैट क्लियर। ये हमारा जो फंक्शनल था ये यहाँ से हमारा वॉक करना शुरू कर, थोड़ा आगे बढ़े। एज वी कैन सी इन द अबव फिगर द जी एन फंक्शन इज द लोअर बाउंड ऑफ द एफ एन फंक्शन, ठीक है, एफ एन फंक्शन व्हेन द वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल्स टू 1। So therefore this is the notation give the fastest running time। अब जहां पर fn बड़ा होगा मतलब वहां पर जो हमारा फास्टेस्ट टाइम होगा वो बढ़ जाएगा, हम ऐसे कह सकते हैं। देखिए थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, हमारा फास्टेस्ट टाइम बढ़ गया ना। देखिए ये हमारा fn है और ये हमारा ऊपर जी है। तो अब यहाँ पर हम जो बात कर रहे थे अभी ग्राफ में, वो बात कर रहे थे as we can see that g of the function is the lower bound, ये हमारा क्या है, लोअर बाउंड है ऑफ द fn के नीचे है, तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं लोअर बाउंड हमको दिख रहा है जहाँ वैल्यू ऑफ c इज इक्वल्स टू 1। सो देयरफॉर दिस नोटेशन गिव द फास्टेस्ट रनिंग टाइम, द फास्टेस्ट रनिंग टाइम, but we are not more interested in the finding the faster running time, we are interested in the calculating the worst case scenario because we want to check our algorithm for larger input, that what is the worst time that it will take so that we can take further decision in the further process। देखिए इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, सीधी सी बात का मतलब लिखा हुआ है कि हमको कभी भी इस बात से मतलब नहीं होता है कि हमारा मतलब मैक्सिमम केस में देखते हैं वर्स्ट केस कितना है। वर्स्ट केस हम तभी कैलकुलेट करते हैं जब हम बात कर रहे होते हैं अपना इनपुट साइज बढ़ा दिया जाए, अपना इनपुट साइज बढ़ा दिया जाए, ठीक। अब सीधी सी बात है, मैं आपसे जो पहले एग्जांपल की बात कर रहा था कि मैंने अगर आपसे कहा 2 कप आपको टी बनानी है, तो आप उसके लिए क्या क्या स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, और अगर आपको 20 कप बनाना है या 200 कप बनाना है तो आप कैसे बड़ी गैस भट्टी की नीड होगी। अगर 200 लोगों के लिए बनानी है, अगर आप छोटी वाली गैस पे ही बनाएंगे तो ऑब्वियसली उस टाइम टेकिंग होगा, बस केस होगा। लेकिन अगर आप उसके लिए बड़े बर्तन और बड़ी सारी चीज़ों को आप उसको करेंगे, एक ही बार में 200 लोगों का बन जाए, तो जितना आप इनपुट साइज बढ़ाएंगे तो हम लोग किस में इंटरेस्टेड होते हैं कि वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है किसी भी एल्गोरिथम में, उसका वर्स्ट केस क्या है, उसका बेस्ट केस क्या है। देखिए इंटरव्यू में भी आपसे सवाल इसी तरह से पूछे जाते हैं डेटा स्ट्रक्चर में कि आपसे जब एक प्रोग्राम बनवाया जाता है या आपसे एक एल्गोरिथम बनवाई जाती है या आपसे पूछी जाती है कि ये हमने एक हमारी प्रॉब्लम है, इसके लिए आप मुझे एक एल्गोरिथम लिख के बताएं। तो आपकी एल्गोरिथम में वो जब आपसे इंटरव्यूअर पूछता है कि भाई इसमें बेस्ट केस क्या है आप इसमें, तो आपको वो ध्यान रखना होता है कि हमारी जो एल्गोरिथम है वो बेस्ट केस ही बताए, वर्स्ट केस के हिसाब से भी हम उसको बता पाएँ कि भाई अगर हम ये लॉजिक यूज़ करेंगे तो हमारा बेस्ट वर्स्ट केस होगा, हमारा बेस्ट केस होगा या हमारा एवरेज केस होगा। तो इसलिए आपसे पूछा जाता है कि भाई टाइम कितना लगने वाला है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होने वाली है। जितनी अच्छी आपकी जितनी कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी उतनी आपकी एल्गोरिथम अच्छी होगी, जितना लंबा टाइम कंज्यूमिंग होगा उतना आपकी एल्गोरिथम बेकार होगी, ठीक है ना। तो हमको आगे जाकर के ये ध्यान नहीं देना, बहुत ज़रूर देना है कि भाई प्रोग्राम तो रन हो गया, बट प्रोग्राम रन हो तो गया लेकिन कितने समय में हुआ। वही बात है कि मैंने कहा 200 लोगों के लिए चाय बनानी है, आपने 200 लोगों के लिए चाय तो बना दी, लेकिन भाई कितना समय लगाया आपने आपने उसमें कितना समय लगाया ये में इम्पॉर्टेंट है। मान लो आपने 4 घंटे उसमें खर्च कर दिए और अगर वो 2 घंटे में ही बन सकती थी तो बेस्ट क्या हो गया, 2 घंटे हुए ना कि 4 घंटे। अब आप कहेंगे सर दोनों केस में चाय तो बनी ना, बट चाय बनाना इम्पोर्टेंट नहीं था, 200 लोगों को टाइमली आपको चाय देना इम्पोर्टेंट था, 200 लोगों को आपको टाइमली चाय देना इम्पोर्टेंट था। इसी तरह से हमारा जो सॉफ्टवेयर डेवलप हो वो इस हिसाब से डेवलप हो कि कम से कम समय में हम उसको एग्जीक्यूट करा पाएँ। पता लगा हमने एक वेब पेज खोला या हमने कोई भी हमारा डेस्कटॉप एप्लीकेशन है और हमने उसमें से कोई भी मॉड्यूल चलाने की कोशिश की
और पता लगा वो हम खोल के बैठे हैं, ये इंतज़ार कर रहे हैं कि हाँ भाई ओपन होगा, ओपन होगा। पता लगा वो हम बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। नहीं, हमने क्लिक किया और क्लिक करते ही हमारा प्रोजेक्ट जो है वो रन करना शुरू कर दे। हाँ, इट डिपेंड्स ऑन कि हमारा कंप्यूटर किस तरीके का, हमारा डिवाइस किस तरीके का। लेकिन अगर मान लीजिएगा हमारा डिवाइस बहुत स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ बेहतर है, और उस केस में आप अपने प्रोजेक्ट को रन कर रहे हो और अगर आपके प्रोजेक्ट में टाइम सबसे ज़्यादा लग रहा हो, तो मतलब वो आपका प्रोजेक्ट अच्छा नहीं माना जाएगा, आपका सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं माना जाएगा। सॉफ्टवेयर वही अच्छा माना जाएगा जिसमें हम कम समय में जिसको हम एग्जीक्यूट कर पाएँ, अपनी एल्गोरिथम को बेस्ट केस हम जिसमें सबसे ज़्यादा यूज़ करें, वर्स्ट केस ना हो, कम से कम हम उसको रिड्यूस कर सकें स्टेप्स को, वो हमारा बेस्ट होता है। इसी तरह से हम एल्गोरिथम में जो आपसे बात कर रहे हैं कि वी आर इंटरेस्टेड इन द कैलकुलेटिंग द वर्स्ट केस सिनेरियो। आपसे इंटरव्यू में भी सवाल इसी तरह का पूछा जाता है कि भाई इसमें सबसे पहले आप ये बताओ कि वर्स्ट केस में आपने इसको किसके हिसाब से बनाया, कि इसमें क्या वर्स्ट केस अप्लाई किया है आपने या बेस्ट केस अप्लाई किया, कितना है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, इस प्रोग्राम में कितनी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ये आपको बताना है। तो जो भी हम आपसे बात कर रहे हैं इसको प्रैक्टिकली आपको किसी भी दिन इसको हम आपको बता देंगे कि हमारा जो प्रोग्राम है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ये हम आपको किसी भी दिन बता देंगे। तो आपको ये जो बात अभी मैं समझाना चाह रहा हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, या मैं नेक्स्ट क्लास में ही आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगी। सो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी बात। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं द थीटा नोटेशन। थीटा नोटेशन का मतलब क्या है? द थीटा नोटेशन ऑन मेनली डिस्क्राइब द एवरेज केस सिनेरियो। अभी हमने बेस्ट बात कर ली, वर्स्ट बात कर ली, अब हम एवरेज केस की बात करेंगे। सो इट रिप्रेजेंट्स द रियलिस्टिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम। क्या रिप्रेजेंट करेगा? जो हमारी एल्गोरिथम की रियलिस्टिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसको करेगा। एवरी टाइम एन एल्गोरिथम डज नॉट परफॉर्म वर्स्ट और बेस्ट। बिल्कुल सही बात है। जरूरी नहीं है कि हर वक्त हमारी जो एल्गोरिथम होगी वो भाई वर्स्ट केस में ही चले या हम बेस्ट केस में ही चलाएं। इट डिपेंड्स कि हम कौन सी एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं। तो एवरेज टाइम हर चीज की आपको नीड पड़ेगी, इसलिए ये नहीं कि भाई हर वक्त हमको बेस्ट ही यूज करना है, हर वक्त हमको बेस्ट ही यूज करना है ना। डिपेंड करता है आपको कि कब आप देखिए, सिंपल हमारा कोई अमाउंट होगा डेटा का तो उसमें आप वर्स्ट यूज कर लो या बेस्ट यूज कर लो, एक ही बात है। जब ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है हमारे पास में, कोई बहुत बड़ा हमारे पास में हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, उस केस में हम ये देख लें कि क्या हम बेस्ट केस अप्लाई कर सकते हैं, क्या हम एवरेज केस अप्लाई कर सकते हैं इस एल्गोरिथम में। अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर वर्स्ट केस में ही हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, ऑब्वियसली बात है। भाई हमारे पास तो विकल्प है ना। मान लीजिएगा वही बात हम अभी आपसे कहने वाले हैं कि आप सीधी सी बात समझिए, बहुत सिंपल सा एग्जांपल की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैंने आपसे 200 कप की बात की थी कि अगर आपको 200 कप टी बनानी, आपके पास में रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, तो आपके पास में टाइम अगर अवेलेबल है तो आप उसको जो आपने टाइम निर्धारित किया है उसी टाइम में दे सकते हैं। ठीक है, मान लिया आपने कहा कि मुझे 4 बजे 4 PM इवनिंग में देना है। अब आपको 200 लोगों के लिए बनानी, तो आप उसके लिए आपको मालूम है कि अगर मेरे पास रिसोर्सेस है तो मैं 2 घंटे में इसको बना लूंगा। मान लीजिए अब रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है और आपके पास जो रिसोर्सेज हैं और उसमें 4 घंटे अगर लग रहे हैं, तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि आप उसको 4 घंटे पहले बना लें, शुरू कर दें आप उसको। आपको भाई लोगों को मतलब ये है कि 4 PM पे आपने उनको टी दी है, 4 बजे आपने उनको टी दी है, तो ये एग्जैक्ट टाइमिंग था। अब उसमें बेस्ट केस हमारे पास था तो हमने ले लिया, नहीं था तो वर्स्ट केस में ही चल ले, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर हमारे पास में एवरेज भी है, मतलब कुछ रिसोर्सेस ऐसे हैं जिसमें और भी कम समय लग सकता है, तो वो हमारे पास अगर है तो वो यूज कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो एक ये इस एग्जाम्पल से मैं आपको ये नहीं बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई हमारे पास में जरूरी नहीं है कि हम हर वक्त बेस्ट केस की बात करें या जरूरी नहीं है कि हम हर वक्त वर्स्ट केस की बात करें। हमको एवरेज केस भी लेके चलना पड़ेगा कि भाई ठीक है, ऑन एन एवरेज हमारे पास ये रिसोर्सेज थे, या हमने इस एल्गोरिथम में हमने हमारे पास ये लॉजिक था जो सबसे हमें बेस्ट लगा, जो शॉर्ट भी लगा, रिड्यूस भी हुआ और हमको समझने में बेहतर लगा। तो उस एल्गोरिथम को या उस लॉजिक को हम इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। आई होप कि अब आपको ये बात बहुत ही समझ में आ रही होगी, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। सो इन द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स एल्गोरिथम्स मेनली फ्लक्चुएट बिटवीन द वर्स्ट केस एंड द बेस्ट केस एंड दिस गिव्स अस द एवरेज केस ऑफ द एल्गोरिथम। मतलब जो रियल वर्ल्ड की हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं
उसमें एल्गोरिथम का हम रोल कह सकते हैं कि बहुत फ्लक्चुएट होता रहता है, बेस्ट केस में जाएगा, कभी वर्स्ट केस में जाएगा, और इन दोनों के बीच में हमको क्या मिलेगा, एवरेज केस ऑफ एल्गोरिथम. So big theta is the mainly used when the value of the worst case and the best case is the same. Okay? जब हम कहेंगे वर्स्ट केस और बेस्ट केस की वैल्यू सेम होगी तो उसमें बिग थीटा हमारा क्या काम करेगा, यूज करेगा, डेली यूज होगा. सो इट इज द फॉर्मल वे टू एक्सप्रेस द बोथ द अपर बाउंड एंड द लोअर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिथम इन द रनिंग टाइम. ये हमारा एक्सप्रेस करने का तरीका होगा कि जब अपर बाउंड और लोअर बाउंड हमारे एल्गोरिथम में रन कर रहे हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड द बिग थीटा नोटेशन मैथमेटिकली. मान लीजिएगा हमारे पास fn है और gn है, दोनों फंक्शंस हैं, ठीक है, एंड फंक्शंस ऑफ n where n is the steps required to execute the programming. मान लीजिएगा तो हम क्या कहेंगे, fn बराबर बिग थीटा ऑफ gn. ठीक है, यहां तक में कोई प्रॉब्लम किसी को, जो मैंने अभी डेफिनेशन समझाई थीटा नोटेशन की, किसी को कोई प्रॉब्लम, एक बार बता दें मुझे, कमेंट सेक्शन में बता दें मुझे कि किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. आई थिंक कि क्लियर होगा. मैं आगे बढ़ता हूं और अब मैं जो भी इसके एग्जाम्पल है उसके थ्रू मैं आपको कोशिश करता हूं समझाने की. राइट, fn बराबर हमने लिया थीटा ऑफ जी ऑफ एन. ठीक है, तो द अबव कंडीशन सेटिस्फाइड ओनली, यहाँ पर C1 इंटू जी एन लेस इक्वल्स टू एफ एन लेस देन इक्वल्स टू C2. मतलब हमने ये कंडीशन ली. अब हमारा जो fn है, हमारा जो fn है वो दोनों के बीच में काम करेगा. मतलब जो हमारा अपर बाउंड है उसके बीच में काम करेगा और जो लोअर बाउंड है ना उसके बीच में काम करेगा. तो जी ऑफ एन C2 है ना, और ये इससे बड़ा होगा किससे, C1 इंटू जी ऑफ एन से. यानी ये दोनों केस में होगा क्योंकि ये इसके बीच का केस है. एक है लोअर बाउंड और एक है अपर बाउंड. मुझे लगता समझ में आ रही होगी बात. ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, एक जगह लोअर बाउंड होगा, एक जगह अपर बाउंड होगा. तो यहाँ पर ये बेस्ट केस है, यहाँ पर ये वर्स्ट केस है. दोनों के बीच में हमारा जो बाउंड कर रहा है ना वो एवरेज केस है. सो वेयर द फंक्शन इज बाउंडेड बाय टू लिमिट्स, सो अपर एंड लोअर लिमिट एंड fn कम्स इन द बिटवीन. जैसे हम इंटीग्रल में देखते हैं ना 0 से 4 और x dx, तो यहाँ पर क्या होता है, ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है. यार इन द सेम केस कि हम यहाँ पर जो फंक्शन को मेजर कर रहे हैं वो किस फॉर्म में मेजर कर रहे हैं, अपर एंड लोअर लिमिट के फॉर्म में मेजर कर रहे हैं. जो हमारा fn है वो इसके बीच में है. सो द कंडीशन fn इक्वल्स टू big theta of gn will be the true if and only if c1 into gn is the less than or equal to fn and c2 into g of n is greater than or equal to fn. So the graphical presentation of the given theta is. तो हमने अभी आपके लिए ग्राफिकल नोटेशन प्रेजेंटेशन के लिए रखा है, उसके थ्रू आपको ये बात बहुत समझ में आ जाएगी कि थीटा हमारा जो है वो कहाँ पर लाई करता है. fn इज इक्वल टू थीटा ऑफ gn कहाँ पर लाई कर रहा है ग्राफ में. ठीक है, इज दैट क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गई बात. देखिए ये हमारा fn फंक्शन है, ये हमारा fn फंक्शन. हमने इसके लिए क्या मेजर किया है, थीटा, थीटा नोटेशन को, यानी fn इक्वल्स टू थीटा ऑफ gn. अब देखिए ये हमारा fn फंक्शन है भाई, और ये अपर बाउंड है. क्या है, ये है अपर बाउंड, ये क्या है लोअर बाउंड. ठीक है, ये क्या है लोअर बाउंड. तो हमारा जो fn है वो इन दोनों के बीच में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है. और हम इसको क्या कह सकते हैं, ये हमने किस लिए यूज किया है, एवरेज केस. मैक्सिममली हम एवरेज केस पे काम करते हैं, अपर केस और लोअर केस पे बहुत कम होता है. या इस ग्राफ के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि fn कैसे काम करेगा. अब हम इसी एग्जाम्पल को इसके थ्रू भी समझने का प्रयास करेंगे. लेट्स कंसीडर द सेम एग्जाम्पल वेयर fn is equals to 2n plus 3 and gn is equals to n. So here in the c1 into gn should be the less than fn and c1 has to be the 1 whereas c2 into gn should be the greater than fn. So c2 is equals to 5. Then c1 into gn is the lower limit of the fn and c2 g of n upper limit of the fn. जैसे हमने भी यहाँ पर बात की थी कि हमने पहले केस में जब हम यहाँ पर fn इक्वल्स टू 2n प्लस 3 मेजर कर रहे थे, ठीक है, और यहाँ पर g ऑफ n को हमने n लिया था, तो उस केस में हमने c की वैल्यू 5 ली थी और n की वैल्यू 1 ली थी. दूसरे केस में मैंने आपके साथ में n की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1 ली थी. ठीक है,
तो ये जो बात हमने ली थी वो किस केस में ली थी, बेस्ट केस में ली थी, ठीक है। ये हमने किस केस में ली थी, वर्स्ट केस में ली थी। अब इन दोनों के बीच की बात है, तो उसी को हम किस तरीके से रिप्लेस करेंगे, देखिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से हम यहाँ पर बताने वाले हैं। C1 इंटू जी एन इज लेस देन इक्वल टू एफ एन। यहाँ पर इसको हम ऐसा लिख दें, C1 इंटू जी ऑफ एन इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एन इज लेस देन इक्वल टू C2 इंटू जी ऑफ एन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप करने शुरू करते हैं, और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, C1 इंटू एन लेस देन एफ ऑफ एन क्या है, 2n प्लस 3 है, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू C2 इंटू जी ऑफ सॉरी एन, C2 इंटू एन। डिफरेंट पेन ले लेते हैं तो आपको समझ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने C1 की वैल्यू क्या बोली भाई, C1 की वैल्यू हमने बोल दी कि ये हमारा C1 है, ठीक है, ये हमारा C1 है और ये हमारा C2 है, ठीक है। अब देखिए C1 की वैल्यू हमने 1 ली, तो ये हो जाएगा 1 इंटू एन लेस देन, और n की वैल्यू मान लो 1 ले ली मैंने, तो ये कितना जाएगा हमारा 1 इज लेस देन, और यहाँ पर n की वैल्यू 1 ली तो ये जाएगा 3 प्लस 2 यानी 5 लेस देन, ये हो जाएगा 5। जब हमने n की वैल्यू 1 ली, हमें यहीं पर n की वैल्यू 2 ले ले भाई, 2 ले लेंगे तो ये जाएगा कितना, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू, ये कितना जाएगा 7 लेस देन इक्वल्स टू, कितना जाएगा यहाँ पर ये 10, और यहीं पर हम 3 ले लेंगे तो 3 इज लेस देन कितना हो जाएगा 9 इज लेस देन 15। तो इस तरीके से यहाँ पर हम n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, उसके करस्पॉन्डिंग हमको ये फंक्शन जो है हम वो मेजर कर पाएंगे एवरेज। देखिए वही सारी बातें इसमें कही गई हैं। So therefore we can say that the value of n, we can say that any value of n it satisfies the condition C1 into Gn is less than equals to Fn is less than equals to C2 into Gn. Hence it is proved that Fn is the big theta of Gn. So this is the average case scenario which provides the realistic complexity, जो कि प्रोवाइड करेगी हमको रियलिस्टिक कॉम्प्लेक्सिटी। आई होप कि आपको ये बात क्लियर होगी। अब बात आती है why we have the three different asymptotic analysis. So as we know that the big O is the for the best case and big O is the worst case, while big theta is the average case. Now we will find out the average, worst and the best case of the linear search algorithm. हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, जब हम लीनियर सर्च एल्गोरिथम लगाते हैं तो उसमें बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस क्या है। सो सपोज वी हैव एन एरे ऑफ द n नंबर्स। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता रहे हैं कि हमारे पास में एक n नंबर का एरे है एंड वी वांट टू फाइंड द पर्टिकुलर एलिमेंट इन एरे यूजिंग द लीनियर सर्च, ठीक है। सपोज करो मैंने इसमें n नंबर का एरे लिया और उसमें से मैं कोई एक एलिमेंट सर्च कर रहा हूँ। So in the linear search, every element is compared with the searched element on the each iteration. हर iteration में हमको क्या करना पड़ेगा, n नंबर मान लो हमने यहाँ पर नंबर दे दिए 2, 3, 4, 10, 15 है 20, 30, 60, 70। हम सपोज दैट यहाँ पर लीनियर सर्च का मतलब ये है कि मैं ये सर्च करना चाह रहा हूँ कि मेरे एरे में 20 में सर्च करना चाह रहा हूँ, ठीक है। 20 अगर मैं सर्च करना चाह रहा हूँ तो कैसे सर्च करूंगा 20 को, देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन द लीनियर सर्च एवरी एलिमेंट इज कंपेयर्ड। हमको 20 से सभी एलिमेंट का क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा। ये हमको कब मिलेगा, जब 20 इक्वल टू 20 मिल जाए। सोचिएगा 20 के बराबर अगर जो हमने एलिमेंट लिया है उसके इक्वल टू में 20 मिल गया, मतलब हमको क्या मिल गया, जो हमने सर्च किया एलिमेंट है वही तो हम करते हैं। सर्च करने का मतलब क्या होता है, हमारी फाइल में पहले से कोई रिकॉर्ड पड़ा होता है उसी को हम सर्च करते हैं। जो रिकॉर्ड ही फाइल में नहीं होगा उसको सर्च क्या करेंगे, तो कंपैरिजन करना पड़ेगा ना हमको कि भाई हाँ जो डेटा हम चाहते थे वही डेटा हमको मिल गया। अब थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करिए कि मैं यहाँ पर आपसे बोल रहा हूँ कि ईच इटरेशन, हर इटरेशन में आपको सर्च करना पड़ेगा हर एलिमेंट को कंपेयर करके। तो सपोज इफ द मैच इज फाउंड इन द फर्स्ट इटरेशन ओनली देन द बेस्ट केस वुड बी द ओमेगा ऑफ 1। बिल्कुल सही बात है, अगर आपको पहली बार में ये मैच हो जाए, अगर फर्स्ट केस में ही आपको मिल जाए तो हम इसको क्या कहेंगे, बेस्ट केस कहेंगे। तो हम उसको क्या कहेंगे, ओमेगा ऑफ 1 मान लो। अब इफ द एलिमेंट मैचेस विद द लास्ट एलिमेंट
nth एलिमेंट ऑफ द एरे, देन द वर्स्ट केस वुड बी द ओमेगा ऑफ n। बिल्कुल सही बात है। अगर मान लीजिएगा लास्ट पे 20 मिलेगा हमें, सबसे लास्ट इटरेशन में 20 मिलेगा, तो हम उसको बिग O ऑफ n कह देंगे। nth एलिमेंट ऑफ द एरे वर्स्ट केस द वुड बी द ओमेगा ऑफ n, एंड द एवरेज किस द मिड ऑफ द बेस्ट। मान लो ये हमारा, हमने इसको मिड ऑफ में सर्च कर लिया, तो बेस्ट एंड वर्स्ट केस, सो इट बिकम्स थीटा। अब उस केस में हमने थीटा लिया और n अपॉन 1 लिया, मतलब n किसके लिए, वर्स्ट केस के लिए, और 1 जो है वो बेस्ट केस के लिए। सो द कांस्टेंट टर्म कैन बी इग्नोर्ड इन द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सो एवरेज केस वुड बी द थीटा ऑफ n। तो हमारा जो एवरेज केस है वो क्या हो जाएगा, थीटा ऑफ n हो जाएगा। अब ये बात समझ में आ रही है, यानी हम इसको इग्नोर कर देंगे तो हम क्या लिख देंगे, थीटा ऑफ n। तो लीनियर सर्च एरे में हमको पहली बात में अगर हमको मिल गया कोई एलिमेंट, तो वो जैसे मान लो हमको फर्स्ट लोकेशन पे ही मिल गया 20, हमने जो सर्च किया 20 वो हमको इसी लोकेशन मिल गया, तो ये हो गया बेस्ट केस। और हो गया ओमेगा ऑफ 1, ठीक है, वो क्या हो गया, ओमेगा ऑफ 1। और यहीं अगर हमको आखिरी वाले पे मिला तो हमको क्या मिलेगा, विगो मिलेगा। और अगर हमको बीच के आसपास कहीं मिल जाएगा तो हम कहेंगे थीटा ऑफ n, मतलब हमने उसमें एवरेज केस यूज। दैट क्लियर? So here the three different analysis provide the proper bounding between the actual functions. So here the bounding means that we have the upper as well as lower limit. So we'll assure that the algorithm will have between these limits only. It will not go to beyond these limits, right? चलिए, कुछ कॉमन हमने एसिम्प्टोटिक नोटेशंस भी दिए हैं जिनके लिए इनकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। जैसे अगर कांस्टेंट फंक्शन की बात करेंगे, कांस्टेंट फंक्शन की बात करेंगे तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1। लीनियर के लिए n, लॉगरिथमिक अगर कोई फंक्शन है तो उसके लिए log n, n log n है तो n log n होगी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो 2 होगी, ठीक है। इसके बाद में क्यूबिक है तो n क्यूब, पॉलिनोमियल है तो, ठीक है, उसी तरह से होगी n की पावर वो, राइट, n स्क्वायर। इस तरीके से हमारा जब हम यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। अभी आप इस पर ज़्यादा दिमाग न लगाएं कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये तो कुछ हमने ले रखे हैं। जब हम आपको प्रोग्राम के थ्रू बताएंगे उसी चीज़ को तो आपको समझ में आएगा कि यस, हम आपको कॉम्प्लेक्सिटी निकाल कर ही बताएंगे, प्रैक्टिकली बताएंगे इसी चीज़ को, कैसे हम किसी प्रोग्राम में या किसी भी एल्गोरिथम में अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करते हैं। ये हम आपको बताएंगे, इसलिए घबराने की बात नहीं।